कुछ देर बाद साहित्य बाथरूम से बाहर निकलता है और अपने बाल तौलिए से पोंछते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जियान साहित्य को देखते ही खड़ा हो जाता है और कहता है, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। साहित्य जियान की ओर मुंह कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, जो कहना है जल्दी कहो। जियान एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, आपने मेरे लोन की एप्लीकेशन क्यों कैंसिल कर दी? साहित्य दूसरी ओर मुड़ते हुए कहता है, क्योंकि मुझे वो जरूरी नहीं लगी। जियान हल्का गुस्से में कहता है, आपको पता भी है ये लोन मेरे लिए कितना जरूरी था, और आपने बिना किसी की परेशानी जाने ये फैसला कर दिया ये जरूरी नहीं है। जियान के गुस्से में साहित्य को जवाब देने के कारण साहित्य की मुठ्ठियां भिंच जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, पहली बात, मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें जवाब क्यों दूं? और दूसरी बात, मेरी कंपनी के और उसमें काम करने वालों के बारे में क्या फ़ैसला करना है या नहीं करना है, वो मुझ पर डिपेंड करता है। और आगे से कभी भी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। जियान कुछ कहने ही जा रहा था कि साहित्य की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, गेट आउट फ्रॉम हियर। और यह सुनते ही जियान थोड़ा डर जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही जियान की आंखों से आंसू की एक दो बूंदें बाहर निकल आती हैं और वो खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिहान उस आवाज़ की दिशा में पलटकर देखता है और पाता है कि वहां पर माया खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए जिहान को ही देख रही थी। माया ने काले रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए थी और उसके गले में एक हीरों का हार था, और वो बहुत इतराते हुए धीमे कदमों से चलते हुए जिहान के पास आती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, मिस्टर असिस्टेंट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिहान उसकी ओर देखता है और कहता है, पर आप मेरी मदद क्यों करेंगी? माया तिरछी मुस्कुराती है और कहती है, देखो, जैसे हर चीज की एक कीमत होती है, वैसे ही मदद के बदले मदद होती है। जिहान नासमझी में कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। माया पलटती है और कहती है, मेरे साथ आओ, सब पता चल जाएगा। और यह कहकर वो अपने कमरे की ओर चल देती है। जिहान के पास अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि साहित्य ने भी मना कर दिया था और अब माया खुद सामने से ऑफर कर रही थी। तो जिहान एक बार सब देखने के लिए कि वो असल में चाहती क्या है, उसके पीछे चल देता है। माया के कमरे में जाते ही माया बेड पर बैठ जाती है और जिहान को दरवाज़ा बंद करने को कहती है। जिहान डरते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है। तो माया उसे सामने सोफे पर बैठने को कहती है। जिहान, तुम बैठ सकते हो। जिहान उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। माया मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम्हारी मर्जी। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने सुना कि साहित्य ने तुम्हारा कोई लोन कैंसिल कर दिया है। जिहान हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, पर आपको कैसे पता? वो ज़रूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता। यहाँ तक मैं जान पा रही हूँ, इस समय तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। माया मुस्कुराते हुए कहती है। माया आगे कहती है, देखो जिहान, इस समय हम दोनों की किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हें पैसों की और मुझे तुम्हारी। जियान माया की बात ध्यान से सुनते हुए कहता है, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? माया कहती है, तुम साहित्य के पर्सनल असिस्टेंट हो और उसके थोड़ा बहुत करीब भी। अगर साहित्य कहीं जाता है तो तुम उसके साथ जाते हो, राइट? तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और उसके बदले में तुम्हें मुंहमांगी कीमत मिलेगी। जियान माया की बातें गौर से सुन रहा था और उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि माया को देखकर उसे इतना तो यकीन हो गया था कि माया उससे कोई सीधा काम तो करवाने वाली नहीं है। पर उसे यह समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करवाना चाहती है उससे, कि उस काम के बदले वो उसे मुंहमांगी पैसे देगी। जियान थोड़ा सकपकाते हुए कहता है, आप सीधा सीधा बताएंगी कि आप चाहती क्या हो? माया बेड पर से खड़ी होती है और जियान की ओर बढ़ते हुए कहती है, साहित्य को मारना। माया की बात सुन जियान की सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि माया अपने ही बेटे को मारना चाहती है, क्योंकि जियान को तो यही लगता था कि माया ही साहित्य की माँ है और उसे असलियत का पता नहीं था।
जियान माया के साहित्य को मारने की बात सुन सकपका जाता है और हकलाते हुए कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं यह सब? आप सर को मारना चाहती हैं? पर क्यों? माया जियान को देखती है और हंसने लग जाती है और कहती है, अरे तुम तो डर गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं क्यों साहित्य को मारने लगी? मैं कोई मर्डर थोड़ी हूँ। जियान को माया की बात सुन थोड़ी शांति मिलती है, पर फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो खटक रहा था। वो आगे कहता है, तो फिर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बता देती कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? माया पास में पड़ी शराब की बोतल उठाती है और एक गिलास में निकालते हुए कहती है, वो मैं तुम्हें आज शाम को बता दूंगी, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो तो। जियान को सोचता है और फिर कहता है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। क्या पता आप साहित्य सर को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। माया हंस देती है और कहती है, अगर मुझे साहित्य को मारना होता या फिर कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो मैं तुम्हारे आने का इंतजार थोड़ी करती। अब तक तो न जाने कितनी बार उससे तकलीफ दे चुकी होती। जिहान कुछ सोचने लग जाता है। माया जी की बात ठीक लगती है कि वो मेरा ही इंतजार क्यों करती। वो सर को पहले भी तो नुकसान पहुंचा सकती थी, पर फिर वो मुझे क्यों मुंह मांगे पैसे दे रही है। पर इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर अगर इन्होंने कुछ गलत करवाया तो? पर ये कुछ गलत कर भी नहीं सकती। सर कौन सा राह चलते इंसान है जो कोई भी आएगा और कुछ भी कर चला जाएगा। शायद मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं नहीं, पहले मुझे काम जानना होगा, फिर ही मैं कुछ कहूँगा। हाँ यह ठीक है। जिहान अपनी इसी उधेड़ बुन में था कि माया की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। क्या सोच रहे हो? जिहान गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं आपका काम करने के लिए तभी तैयार रहूंगा जब आप मुझे वो काम बताएंगी। माया टेढ़ा मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है बता देती हूँ। वो क्या है कि तुम्हें बस किसी तरह साहित्य को रिसोर्ट गोल्डन स्टार में लेकर जाना है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरी दोस्त की बेटी है, और मैं चाहती हूँ कि साहित्य उससे शादी कर ले। पर अगर ये बात मैंने साहित्य से कही कि वो बस एक बार उससे मिल ले, तो वो कभी नहीं मानेगा। बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि उसे वहां लेकर जाना है। बाकी का काम हम लोग खुद देख लेंगे। माया की बात सुन जिहान हंस देता है और कहता है, बस इतनी सी बात? आप चिंता मत करो। अगर आप ये मुझे वैसे भी कहती तो मैं आपका ये काम कर देता। माया हंसती है और कहती है, इसका मतलब तुम्हें अभी पैसे नहीं चाहिए? जिहान झट से कहता है, चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मुझे इस समय बहुत ज़रूरत है। माया मुस्कुरा देती है और अलमारी की ओर बढ़ जाती है और वहां से 50,000 लेकर आती है और जियान की ओर बढ़ाते हुए कहती है, अभी के लिए इतने ही, बाकी के पैसे पूरा काम होने के बाद। जियान जल्दी से उससे पैसे लेता है और कहता है, आपका काम हो जाएगा, अभी मैं चलता हूँ। ये कहकर जिहान वहां से जाने लगता है और उसके कमरे से बाहर निकलते ही माया हंसने लग जाती है और फिर शराब का एक घूंट भरते हुए खुद से कहती है, बेचारा मेरे जाल में फंस ही गया। अब देखना मैं तुमसे क्या क्या करवाती हूँ। और साहित्य, तुम्हारी जिंदगी देखना कैसे एक झटके में बदलती है। वहीं जिहान पैसे लेकर जब माया के कमरे से निकलता है तो सामने से आ रहे अंश से टकरा जाता है। जियान झट से कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। अंश उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, इट्स ओके जियान भाभी। भाभी सब पर थोड़ा जोर देते हुए। जियान उसे आंखें बड़ी किए हैरानी से देखता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? अंश उसकी ओर थोड़ा झुकता है और कहता है, आपको भाभी कह रहा हूँ, भाभी जी। जियान खुद का सिर झटकता है और कहता है, आप ऐसे मुझे ये नहीं कह सकते। मैं आपकी कोई भाभी भाभी नहीं हूँ। जो वो आपने देखा वो बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। मैं लड़का हूँ और मेरे और सर के बीच में कुछ भी नहीं है। बस आंखें छोटी किए उसे देखता है और कहता है, हर चोर चोरी पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि वो चोर नहीं है। मैंने अपनी इन्हीं दो आंखों से देखा था आप और भाई क्या गुल खिला रहे थे। और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भाई को बुलाने जा रहा हूँ, बाय। ये कहकर अंश वहां से चला जाता है और जान उसे पीछे से देखता रहता है और कहता है, नहीं मतलब हद है यार। और फिर वो भी वहां से चला जाता है। जियान ओबराय मेंशन से निकलते ही सीधा घर आ जाता है और पैसों को छुपा कर रखने के बाद
वो ऑफिस चला जाता है और सोचने लग जाता है कि कैसे वो साहित्य को गोल्डन स्टार में लेकर जाए। वहीं ओबराय मेंशन में अंश साहित्य को जबरदस्ती अपने दादाजी के कमरे में लेकर चला जाता है और उनके सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। और इस समय साहित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो और उस पर कार्रवाई चलने वाली हो। दादाजी अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुम और वो तुम्हारा असिस्टेंट जियान एक साथ थे। साहित्य अंश को घूर कर देखता है क्योंकि उसे पता था कि यह आग अंश की ही लगाई हुई है, जो कि इस समय एक कोने में शांत होकर खड़ा था। साहित्य अपने दादाजी को देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दादू, वो बस एक इत्तेफाक था। अंश का अचानक आ जाना और मेरा पैर फिसल कर गिरना। अंश जल्दी से बोलता है, अगर वो एक इत्तेफाक ही था तो आप कहीं और भी तो गिर सकते थे। आप जिहान भाभी पर ही क्यों गिरे? साहित्य जिहान के लिए अंश के मुंह से भाभी सुन आंखें बड़ी किए उसे देखता है और उसे ऐसे देखता पाकर अंश कहता है, अब ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं आपकी नज़र अब मुझ पर तो नहीं है? ये कहकर अंश जाकर दादाजी के पीछे छुप जाता है। दादाजी अंश को घूर कर देखते हैं और साहित्य की ओर देखकर कहते हैं, वो सब अगर सच नहीं है तो तुम्हें जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। साहित्य शांत आवाज में कहता है, क्या करना होगा मुझे? दादाजी और अंश एक दूसरे को देखते हैं। फिर दादाजी अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और तुम्हें उससे इससे पहले कि दादाजी अपनी बात आगे कहते, साहित्य उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहता है, मैं कोई शादी नहीं करने वाला और आप उसके बारे में मुझसे कोई बात ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। ये कहकर साहित्य वहां से जाने वाला होता है कि दादाजी पीछे से कहते हैं, इसका तो यही मतलब है कि तुम्हारे और उस लड़के के बीच। ये कहकर दादाजी चुप हो जाते हैं और साहित्य अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुन दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर आज शाम को गोल्डन स्टार में उससे मिलने के लिए चले जाना और हाँ, अच्छे से बात करना, ठीक है? साहित्य बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है और फिर उसके जाते ही अंश और दादाजी एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। वहीं ऑफिस में बैठे जिहान ने भी आइडिया सोच लिया था और जब साहित्य ऑफिस पहुंचता है तो वो उसके केबिन में आता है और डोर नॉक करते हुए कहता है, मे आई कम इन सर? साहित्य उसे अंदर आने को कहता है और जिहान अंदर आते ही उसे बताता है कि उसने साहित्य की एक मीटिंग फिक्स कर दी है। साहित्य उसकी ओर देखता है और कहता है, आज कोई मीटिंग नहीं होगी, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। जियान उसकी बात सुन टेंशन में आ जाता है और कहता है, पर सर, मैंने तो उन लोगों से कह दिया है कि आप आज शाम उनसे पक्का गोल्डन स्टार में मिलेंगे। पहले तो साहित्य मना करने वाला होता है पर फिर एक ही जगह जाने का सोचकर मीटिंग के लिए हाँ कर देता है और इस बात पर जियान खुश हो जाता है क्योंकि उसका काम तो हो चुका था। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है। साहित्य जियान को साथ लेकर गोल्डन स्टार जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो पहले मीटिंग में जाने वाला था और फिर उसके दादाजी की बताई लड़की से मिलने वाला था। कुछ ही देर में वो दोनों गोल्डन स्टार पहुंच जाते हैं और सबसे पहले जियान कार से उतरता है और फिर साहित्य। साहित्य ने काले रंग का जर्मन मेड सूट पहना हुआ था और वो उसमें बहुत हैंडसम लग रहा था। हमेशा की तरह उसके बाल अच्छे से सेट किए हुए थे और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और जियान उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसने एक दो फाइल पकड़ी हुई थी। वो लोग जब अंदर आते हैं तो पहले से बुक कराए गए रूम नंबर 202 में चले जाते हैं। जब साहित्य रूम के अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वो कमरा अच्छे से डेकोरेट किया गया था। पूरे कमरे में से बहुत अच्छी खुशबू वाले परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और उस कमरे में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में जल रही मोमबत्तियां हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैला रही थी। वहीं उस कमरे के बीचों बीच एक टेबल पड़ा हुआ था जिस पर एक महंगी शराब की बोतल रखी हुई थी और उसके पास में दो खाली गिलास पड़े थे। साहित्य उस रूम को देखते हुए ध्यान से कहता है, लगता है हम किसी गलत रूम में आ गए। तुमने पहले अच्छे से चेक नहीं किया था क्या कि हमारे वाला रूम कौन सा है? जिहान अपनी हंसी दबाते हुए उससे कहता है, सर, कमरा तो यही है पर पता नहीं क्यों
ऐसे क्यों सजाया है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहित्य पलटकर जियान को देखता है तो जियान एकदम शांत होकर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। साहित्य आगे कहता है, अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। जियान कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की मिस्टर ओबराय? साहित्य पलटकर उस लड़की को देखता है। उस लड़की ने लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे, जो उसके कंधों तक आ रहे थे, और उसने अपने कानों में बड़े बड़े रिंग डाले हुए थे और उसके होंठ एकदम लाल सुर्ख थे और उसने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। शाहिद उसको देखते हुए कहता है, हु आर यू? वो लड़की हल्का मुस्कुरा देती है और कहती है, वही जिससे मिलने के लिए आप यहाँ आए हैं। मुझे आपके दादाजी ने आपसे मिलने के लिए कहा था। साहित्य के साथ साथ जिहान भी उस लड़की को सिर से लेकर पैर तक देखता है और फिर जिहान एक नज़र साहित्य को देखता है और फिर कहता है, ओके सर, फिर आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। साहित्य जिहान की ओर देखने लग जाता है। वो जाते हुए जिहान को देख रहा था और उसे रोकना चाह रहा था, और उसने रोका नहीं, क्योंकि आज पहली बार था जब साहित्य को किसी से डर लग रहा था। वो हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहता था, पर आज उसके दादाजी के कारण वो एक लड़की के साथ एक कमरे में फंसने जा रहा था। जिहान वहां से चला जाता है और साहित्य उस लड़की के साथ कमरे के अंदर चला जाता है। वो लड़की और साहित्य एक टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और वो लड़की साहित्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, आई एम रागनी। साहित्य उससे हाथ मिलाता है और कहता है, साहित्य। इसके बाद रागनी उठती है और दोनों गिलास में शराब डालते हुए कहती है, तो आपको मैं कैसी लगी? साहित्य उसकी ओर देखते हुए कहता है, देखिए मिस रागनी, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दादाजी के कहने पर आया हूँ और आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रागनी उसे मुस्कुराकर देखती है और कहती है, शादी में किसे इंटरेस्ट है? हमें तो आप में इंटरेस्ट है। साहित्य को उसकी बात समझ में नहीं आई तो वो पूछता है, मैं आपका मतलब नहीं समझा। रागनी हल्का मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं, बस मैं यह कह रही थी कि मुझे भी अभी शादी नहीं करनी है। वो तो मैं बस अपने पापा के कहने पर यहाँ आई थी, और अच्छा हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया। आदित्य हल्का मुस्कुराकर कहता है, तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रागनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे, मैंने शादी के लिए मना तो कर दिया, पर आप तो ऐसे ही चल दिए। अब जब यहाँ आए ही हैं तो क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए। साहित्य उसे मना करना चाहता था, पर रागनी के दबाव डालने पर वो उसके हाथ से गिलास ले लेता है। रागनी और साहित्य अपने गिलास आपस में टकराते हैं और पीने लग जाते हैं। इसके बाद साहित्य खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। रागनी मुस्कुरा देती है और साहित्य जैसे ही वहां से जाने लगता है, उसे कुछ महसूस होता है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो झटके से चेयर को पकड़ लेता है। रागनी उठती है और उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ साहित्य, आप ठीक हो? साहित्य की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। रागनी उसे बेड की ओर लेकर जाती है और बिठाते हुए कहती है, आप यहाँ बैठो, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा पूरी तरह छा जाता है और वो बिस्तर पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। रागनी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर साहित्य ओबराय, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, और हंसने लग जाती है। भाई उसी समय दूसरी तरफ जिहान खुद में ही मस्त उस रिसोर्ट में घूम रहा था। जिहान को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ऊपर के कमरे में साहित्य के साथ क्या चाल खेली जा रही है, और वो रिसोर्ट में इधर से उधर उछल कूद करता हुआ घूम रहा था। जिहान फिर खुद से कहता है, चलो एक काम तो हो गया। वो लड़की जिसे माया जी ने भेजा था, वो अभी साहित्य सर के साथ है और उनसे शादी करनी है या नहीं, उनकी मर्जी। और अब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी दादी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी। नहीं, करवा पाऊंगा। खुद से यह सब कह जिहान ऊपर लगा झूमर देखने लग जाता है और इसी चक्कर में उसका ध्यान नहीं रहता और वो सामने से आ रहे बेटर से टकरा जाता है और उस बेटा के हाथ में पकड़े हुए जूस के गिलास जिहान के ऊपर गिर जाते हैं। जिहान जल्दी से पीछे हटता है, पर तब तक वो पूरा जूस से नहा चुका था। वो बेटर माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, वो गलती से गिर गया।
जियान खुद को एक नज़र देखता है और फिर सामने खड़े बेटर को, और फिर कहता है, इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है, मेरा ही ध्यान उस झूमर की ओर था। बेटर कुछ नहीं कहता तो जियान उसे जाने को कहता है, और उसके जाने के बाद खुद को देखते हुए कहता है, लो जी, अब ये देखना बाकी रह गया था, हर अच्छे काम से पहले ऐसा होना जरूरी होता है क्या? खैर कोई बात नहीं, आज मैं इतना खुश हूँ कि इस बात का बुरा नहीं लग रहा मुझे। अभी जल्दी से जाकर ये साफ कर लेता हूँ और फिर ओबराय मेंशन चला जाऊंगा। जियान ये सब कहे बाथरूम की ओर चल देता है, और वहां जाते ही वो बिना देखे लेडीज बाथरूम में घुस जाता है। आखिर थी तो वो जानवी, और अब तो उसे याद भी नहीं रहा कि वो इस समय क्या बनकर घूम रही है। जियान जब लेडीज बाथरूम में जाता है तो उसके अंदर जाते ही वहां मौजूद लड़कियां चिल्लाने लग जाती हैं, और इस बात से अनजान जियान अपने पीछे देखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां क्यों चिल्ला रही हैं। जियान खुद से कहता है, इन्हें क्या हो गया, कोई भूत देख लिया क्या जो ये इतना चिल्ला रही हैं। तभी उसके मुंह पर एक बैग आकर लगता है, और जियान दर्द के मारे कहता है, ये क्या कर रही है ये पागल लड़कियां। तभी उसका ध्यान खुद पर जाता है, और वो बिना कुछ भी देखे या सुने वहां से बाहर भाग जाता है। जियान वहां से भागकर काफी दूर आ जाता है, और सांस लेते हुए कहता है, किसी दिन ये जिहान बनना मुझे मरवा कर रहेगा। पर अब मैं क्या करूं? अगर लड़कियों वाले बाथरूम में गया तो सब मुझे देखकर शर्मा जाएंगी, और अगर लड़कों वाले बाथरूम में गया तो मैं खुद शर्मा जाऊंगा। क्या करूं? पर अब यह सब साफ तो करना ही पड़ेगा, पर कहाँ करूं? जियान अपनी शर्ट साफ करने के लिए कुछ सोचने लग जाता है, और फिर कुछ सोचने के बाद खुद से कहता है, अब तो एक ही रास्ता है, ऐसे ही घर जाना होगा। पर ऐसे जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे खुद को भी चिपचिपा सा महसूस हो रहा है। चलो ऐसा करता हूँ, साहित्य सर वाले रूम में जाकर साफ कर लेता हूँ। उन्हें थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा, पर इतना तो वो झेल ही सकते हैं, और मुझे यह भी पता चल जाएगा कि उनकी बात कहाँ तक पहुँची। यह सब सोच जियान साहित्य के रूम की ओर चल देता है, और वहां जाते ही वो दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो जिहान एक बार और दरवाजा खटखटाता है, पर इस बार भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो जिहान खुद से कहता है, अजीब बात है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। इसलिए वो दरवाजे पर जरा जोर से मारता है, और दरवाजा एक झटके के साथ खुल जाता है। जियान सरसर कहते हुए कमरे के अंदर जाता है, और देखता है कि पूरे कमरे में साहित्य के अलावा कोई भी नहीं था, और साहित्य भी बेड पर सो रहा था। उसे थोड़ी पता था कि वो बेहोश है या सो रहा है। जियान कमरे के अंदर जाता है और कहता है, अजीब बात है, वो लड़की कहाँ गई, और ये सर भी तो सो रहे हैं। तभी उसकी नज़र पास में पड़े टेबल पर जाती है, जिस पर वाइन के गिलास पड़े थे, और उन्हें देखते ही वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये तो टुन होकर सो रहे हैं। खैर मेरा रास्ता तो साफ है, मैं तो आराम से अपने कपड़े साफ कर सकता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम के अंदर चला जाता है, और उसके वहां से जाते ही साहित्य के कमरे का दरवाजा खुलता है, और एक परछाई कमरे के अंदर दाखिल होती है, और दरवाजा बंद कर देती है। वो परछाई अपने कदम बिस्तर की ओर बढ़ाने लग जाती है, और साहित्य के पास जाकर बैठ जाती है, और उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहती है, मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, पर तुम हो कि मुझे कभी भाव ही नहीं देते। पर खैर कोई बात नहीं, अब हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, सिर्फ तुम और मैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो, और चाबी खो जाए। वो परछाई ये गाना गुनगुनाने लग जाती है। तभी जियान जो कि बाथरूम में था, उसके कानों में भी ये आवाज पड़ जाती है, और वो कहता है, ये कौन गाना सुना रहा है, चलकर देखता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है कि तभी जियान ने बाथरूम का दरवाजा खोला ही था कि उसका पैर बाहर रखे मैट में अटक जाता है, और वो धम से नीचे गिर जाता है, और उसके मुंह से एक चीज निकल जाती है। कमरे में अंधेरा होने के कारण वो साफ देख नहीं पाता कि साहित्य के पास इस समय कौन बैठा था। पर जो भी था, जब उसने देखा कि जियान उस कमरे में है तो वो जल्दी से बाहर भाग जाता है। जियान खुद को संभालता है और खड़ा होता है, और कहता है, कौन था वो जो मुझे देखते ही बाहर भाग गया। पर थी तो वो कोई लड़की ही, कहीं वही लड़की तो नहीं थी जिसके साथ शायद सर शादी करने वाले हैं। पर अगर वो होती तो वो क्यों ऐसे भागती। जियान इन ख्यालों से खुद को दूर करने के लिए अपना सर झटक देता है, और फिर कहता है, छोड़ो यार, जो कोई भी था अब मुझे जाना चाहिए।
अगर इतना टाइम घर से बाहर रही तो मामी शक करेंगी। और अभी माया जी से मिलने के बाद दादी के पास भी तो जाना है। यह सोचकर जानवी वहां से जाने लगती है, पर उसकी नज़र साहित्य पर पड़ती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। और वो धीरे से चलते हुए उसके पास जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, ये आदमी सोते हुए कितना क्यूट लगता है। जानवी अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी एक उंगली से उसकी नाक को छूती है और फिर उसकी आंखों को, और फिर कहती है, भगवान जी ने सच में बड़ी फुर्सत से बनाया है इन्हें, बहुत हैंडसम है। जानवी जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, यह सिर्फ मेरे बॉस हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहकर जानवी वहां से जाने के लिए मुड़ती है और दरवाजे तक जाकर रुक जाती है और कहती है, इन्हें ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकती, क्या करूं। लगता है आज रात यहीं रुकना पड़ेगा इस खड़ूस के साथ। कल सुबह जल्दी माया जी से मिल लूंगी। यह कहकर जानवी वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ जाती है और उसे यूं ही बैठे बैठे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। भाई उस रिसोर्ट के बाहर एक काले रंग की कार खड़ी थी और उस कार के पास एक लड़की खड़ी थी जो जोर से अपना हाथ कार के आगे की ओर मारती है और फिर गुस्से में अपना पैर उस कार के टायर पर मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, आज उस जहान के कारण मैं साहित्य को पा नहीं सकी। आखिर कैसे वो वहां पर आ गया। वो तो अच्छा है कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना मैं क्या करती। पर कोई बात नहीं, आज ना सही पर जल्द ही मैं वो मौका फिर से हासिल करूंगी और बहुत जल्द साहित्य मेरा होगा, सिर्फ मेरा। यह कहकर वो लड़की कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह साहित्य कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे से अपनी जगह से उठता है और कहता है, कल रात क्या हुआ था। रागनी से मिलने के बाद मैं जा रहा था और उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी उसकी नज़र सामने के सोफे पर बैठे बैठे सो रहे जिहान पर पड़ती है। उसका एक हाथ अपने सर के नीचे था और बहुत अजीब तरीके से सो रहा था। शायद उसे देखते ही कहता है, यह यहाँ पर क्या कर रहा है, यह तो चला गया था ना। शायद बिस्तर से उठता है और उसके पास जाता है और उसे आवाज़ लगाता है, जिहान उठो। पर जिहान टस से मस नहीं होता। वो जैसे सो रहा था वैसे ही सोया रहता है। इसलिए शाहिद उसे एक बार और आवाज लगाता है, पर इस बार भी जिहान नहीं उठता। तो वो पास में पड़ा पानी का गिलास उठाता है और जिहान के मुंह पर दे मारता है। और उसके ऐसा करते ही जिहान हड़बड़ाकर उठता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। और वो इस समय साहित्य के बहुत नजदीक खड़ा था, क्योंकि साहित्य सोफे के बिल्कुल पास खड़ा था। साहित्य की नज़र जिहान पर ही थी और वो उसे ही देख रहा था। पानी के कारण जिहान के आगे के छोटे बाल भीगकर उसकी आंखों को ढक रहे थे और अनजाने में साहित्य अपना हाथ उठाता है और उसके बाल एक और करने लगा ही था कि उसे ध्यान आता है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए वो झट से पीछे हट जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियान खुद का चेहरा साफ करते हुए इधर उधर देखने लग जाता है और खुद से कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर उसे ध्यान आता है कि वो यहाँ क्यों था और वो साहित्य से कहता है, वो सर आप सो रहे थे और अकेले थे तो मैं यहाँ रुक गया था। शायद उसे देखता है और कहता है, मैंने कहा था क्या तुम्हें यहाँ रुकने को। नहीं, जिहान जल्दी से कहता है, तो फिर यहाँ क्यों रुके, चले जाते ना, साहित्य ने कहा। जिहान उसकी ओर देखता है और कहता है, वो मुझे लगा कि शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, बस इसलिए मैं रुक गया था। और फिर कल रात वो लड़की भी तो यहीं पर थी, ऐसे मैं कैसे जाता। जिहान का ऐसा कहते ही शायद उसे अजीब तरीके से देखता है और कहता है, हाँ ठीक है, पर आगे से तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर साहित्य बाथरूम में चला जाता है और जिहान खुद से कहता है, मैंने कब उनकी फिक्र की और मैं क्यों उनके बारे में चिंता करूं। फिर जियान अपना सिर झटक कर वहां से सीधा नीचे चला जाता है। यहाँ पर साहित्य की कार खड़ी थी और साहित्य का इंतजार करने लग जाता है। कुछ देर बाद साहित्य वहां आता है और फिर वो दोनों वहां से सीधा ओबराय मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी कार ओबराय मेंशन के अंदर जाकर रुकती है और वहां से निकलते ही साहित्य सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगता है और जियान उसके पीछे, क्योंकि उसे भी माया से मिलना था तो ऊपर के फ्लोर पर ही तो जाना था। जब वो दोनों वहां से जा रहे थे तो उनका ध्यान नहीं था कि उन्हें कोई देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अंश था, जो हाथ में काफी मग पकड़े सोफे पर आधा टेढ़ा पड़ा था। उन दोनों को देखते ही अंश कहता है,
ये भाई तो कल किसी लड़की से मिलने गए थे, तो फिर ये इस जिहान के साथ क्यों वापस आ रहे हैं? और भाई की हालत देखकर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कहीं इन दोनों ने कल रात मुझे ना मेरे भाई के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब तो लगता है मैं कभी चाचू बन ही नहीं पाऊंगा। यह बात दादू तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। यह कहकर अंश वहां से उठता है और दादाजी के कमरे की ओर चला जाता है। पर दादाजी वहां पर नहीं थे। इसलिए अंश बाहर आ जाता है और एक सर्वेंट को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुमने दादू को देखा? नहीं छोटे बाबा, सर्वेंट अंश से कहता है। अंश हामिद से रिलाता है और खुद से कहता है, यह दादू भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। यह नहीं कि अपने पोते पर ध्यान दे लें। इसके बाद अंश साहित्य के कमरे की ओर चल देता है। साहित्य का सिर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वो सिर दर्द की दवा ले रहा था कि तभी अंश उसके कमरे में आ जाता है और उसे दवा लेते हुए देख लेता है और पूछता है, भाई आप ये किस चीज़ की दवा ले रहे हो? साहित्य बिना उसकी ओर देखे कह देता है, पेन की। उसकी बात सुन अंश मुंह खोले उसे ही देखता रहता है और मन ही मन खुद से कहता है, मेरा शक सही था। ये भाई ना अब बिगड़ गया है। मुझे खुद को इनसे थोड़ा दूर ही रखना होगा। क्या पता मेरे इस हैंडसम से चेहरे को देख इनकी नीयत बिगड़ जाए और ये मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। अंश फिर साहित्य से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप कल रात घर क्यों नहीं आए? शायद उसे देखता है और कहता है, वो कल रात मैं वहीं रिसोर्ट में सो गया था। हाँ, क्या आप उस लड़की से मिले थे? अंश फिर साहित्य से सवाल करता है। साहित्य उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ मिला था। तो फिर क्या आप उससे शादी करने के लिए तैयार हैं? अंश पूछता है। नहीं, उन्हें मैं पसंद नहीं और वो मुझे पसंद नहीं, तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। साहित्य जवाब देता है, ओके, तो फिर आपको कौन पसंद है? अंश साहित्य को अपनी बातों में उलझाकर उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था, पर साहित्य उसे घूर कर देखता है और चिढ़कर कहता है, क्या तुम कब से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हो? जाओ यहाँ से और अपना काम करो। अंश उसे शक भरी नजरों से देखता है और उसके थोड़ा करीब आकर उसकी शर्ट को सूंघने लग जाता है। और वहीं शायद उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल इंसान को देख रहा हो। और फिर वो अंश को खुद से दूर करता है और कहता है, और ये तुम क्या कर रहे हो? अंश अपनी आंखें छोटी किए उसे देखता है और कहता है, आपके कपड़ों में से जेंट्स परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? साहित्य को सच में लगने लगा था कि ये उसका भाई कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कौन कर सकता है भाई? साहित्य मन ही मन खुद से कहता है, यह किस बेवकूफ़ को पैदा कर मेरे सिर मर दिया है। अब मैं लेडीज परफ्यूम थोड़ी लगाऊंगा। साहित्य आगे कुछ नहीं कहता और सीधा अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाता है और अंश उसे घूरता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी माया के कमरे की ओर जा रही थी ताकि उससे बाकी के पैसे ले ले। जब वो माया के कमरे के बाहर खड़ी थी तो उसे उसके कमरे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ जानवी को सुनी हुई लग रही थी। यह जानने के लिए कि अंदर माया के साथ कौन है, वो दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही जानवी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि कमरे में माया के बिना कोई भी नहीं था और माया अपने बिस्तर पर बैठी थी। जानवी को देख माया खड़े होते हुए उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान उसके पास आता है और कहता है, मैं कल सर को वहाँ ले गया था और वो आपकी दोस्त की बेटी से भी मिले थे। तो माया चिढ़कर कहती है, तो क्या, जाओ यहाँ से और आगे से मेरे सामने मत आना, समझे? जियान थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, पर आपने तो कहा था। क्या कहा था मैंने? मुझे तो याद नहीं। और अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो इस मेंशन से धक्के मरवाकर बाहर निकालूंगी, समझे? गेट आउट, माया लगभग चिल्लाते हुए कहती है। जियान उसके ऐसा चिल्लाने से थोड़ा डर जाता है और बिना आगे कुछ भी कहे वहां से बाहर चला जाता है। जानवी ओबराय मेंशन से बाहर निकल अपने घर की ओर चल देती है। बाहर मौसम बहुत खराब था और बारिश भी हो रही थी और जानवी बिना किसी होश के बारिश में भीगती हुई अपने घर की ओर जा रही थी, क्योंकि अब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो बारिश की बूंदों के साथ मिल चुके थे। कुछ ही देर में जानवी घर पहुंच जाती है और घर के पिछले हिस्से की ओर चल देती है जहां उसका और दादी का कमरा था। घर के सभी सदस्य घर के अंदर थे, इसलिए किसी को भी जानवी के आने का पता नहीं चला था। जानवी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है
और उसके साथ लगकर बैठ जाती है और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लग जाती है और बार बार एक ही बात कहती है, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? माँ बाबा क्यों? आपकी जान भी अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। और फिर रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ साहित्य तैयार होकर ऑफिस पहुंच चुका था और जब वो अपने केबिन की ओर जाता है तो उसे जियान का डेस्क खाली मिलता है। साहित्य कुछ पल उस ओर देखने के बाद अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और अमन अंदर आता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया सर? साहित्य उसे बैठने को कहता है और फिर उससे बात करते हुए कहता है, जियान को तुम लेकर आए थे ना? अमन को कुछ समझ में नहीं आता है कि साहित्य अचानक से ये क्यों पूछ रहा है और वो हाँ में सिर हिला देता है। तो साहित्य आगे कहता है, तो फिर तुम्हें पता होगा कि आज वो क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर उसे छुट्टी चाहिए थी तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। अमन उसकी ओर देखता है और कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता सर, पर अंदाज़ा लगा सकता हूँ। साहित्य अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखता है तो अमन कहता है, सर वो जियान की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में है, शायद इसलिए जियान नहीं आ पाया होगा। साहित्य को सोचता है और फिर कहता है, क्या इसलिए ही उसने लोन के लिए अप्लाई किया था? अमन हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, यस सर। साहित्य झट से कहता है, कौन से हॉस्पिटल में है वो और किस नाम से? अमन एक दो बार जानवी की दादी से मिलकर आया था, इसलिए उसे अस्पताल और उनका नाम पता था। तो वो कहता है, संजीवनी हॉस्पिटल में संयता जी। साहित्य हाँ में सिर हिलाता है और उसे जाने को कहता है। अमन उसके केबिन से बाहर आ जाता है और खुद से कहता है, ये सर क्यों इतना पूछ रहे थे? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जानवी खड़ी होती है और तैयार होकर घर से अस्पताल जाने के लिए निकल जाती है। वो अभी बाहर ही थी कि सामने से आ रहे निखिल से टकरा जाती है और जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। निखिल उससे दूर होते हुए कहता है, इट्स ओके जानवी, मेरा भी ध्यान नहीं था। जानवी कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है कि निखिल उसे रोक कर पूछता है, अब तुम्हारी दादी की तबीयत कैसी है जानवी? जानवी उसकी ओर मुड़ती है और कहती है, पहले से बेहतर है। निखिल मुस्कुराकर कहता है, चलो अच्छी बात है। वैसे तुम कॉलेज नहीं आ रही क्यों? जानवी उसकी ओर देखती है और कहती है, वो मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली थी कि दादी की खराब तबीयत के कारण मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। ओके ओके, तो फिर तुम अपनी स्टडी कहाँ से कर रही हो? निखिल उससे सवाल करते हुए पूछता है। वो सुहानी मेरी मदद कर देती है, जानवी सहजता से कहती है। इससे पहले कि निखिल आगे कुछ पूछता, जानवी कहती है, निखिल मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। निखिल हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, अगर तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ? जानवी कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। निखिल उसे ध्यान रखने का कहकर वहां से चला जाता है। जानवी भी घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच जाती है और सबसे पहले वो दादी से मिलने चली जाती है और देखती है कि वहां पर राजेश था, जो दादी से ही मिलने आया था। उसे देख जानवी उसके पास आती है और कहती है, मामा जी आप यहाँ? राजेश उसकी ओर देखता है और कहता है, हाँ जानवी, मैं यहाँ, और माँ जी अभी सो रही हैं तो मैं यहाँ बैठ गया। और तुम कहाँ थी? कल रात घर भी नहीं आई? जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वो कल रात मेरे घर ही सो गई थी अंकल। ये कहने वाली सुहानी थी, जो अभी अभी यहाँ आई थी। राजेश हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जानवी सुहानी के गले मिलती है और कहती है, शुक्र है तू आ गई, वरना मैं क्या कहती मामा जी को। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, वो तो ठीक है, पर कल रात तू थी कहाँ? जानवी उससे नजर चुराते हुए सोचती है, मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं सर के साथ थी, वरना पता नहीं ये क्या क्या सोच लेगी। सुहानी उसके चेहरे के आगे हाथ घुमाती है और कहती है, कहाँ खो गई जानू? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा काम में फंस गई थी, जानवी बात टालते हुए कह देती है। सुहानी आमे सिर हिलाती है और कुछ देर उससे बातें करने के बाद वहां से चली जाती है। वहीं जानवी भी डॉक्टर सुधीर के पास जाती है ताकि उससे बातें कर कुछ दिन और मांग ले। जानवी उनके केबिन का दरवाजा खटखटाती है और डॉक्टर सुधीर के कहने पर अंदर चली जाती है। सुधीर सामने चेयर पर बैठे हुए थे और जब उनकी नज़र जानवी पर पड़ती है तो वो मुस्कुराकर कहते हैं, आओ जानवी बैठो।
जानवी आकर उनके सामने की चेयर पर बैठ जाती है और उनसे कहती है, डॉक्टर, वो मैं यहाँ का बिल। इससे पहले कि जानवी आगे कुछ कहती, डॉक्टर सुधीर बोल पड़ते हैं, जानवी, आपकी दादी का ऑपरेशन अगले सोमवार को होगा। जानवी को उनकी बात समझ में नहीं आती तो वो नासमझी में उनकी ओर देखती है और कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। आपने तो कहा था कि पहले मुझे सारे बिल पे करने होंगे, उसके बाद ही आप। डॉक्टर सुधीर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? जानवी नामे सिर हिला देती है तो डॉक्टर कहते हैं, जानवी, आपकी दादी के ऑपरेशन की फीस भी जमा हो चुकी है और बाकी के जो भी खर्च हुए थे वो भी सब भरे जा चुके हैं, इसलिए ऑपरेशन अगले सोमवार को हो जाएगा। जानवी असमंजस में कहती है, पर मैंने तो अभी तक कोई बिल पे नहीं किया, सिर्फ 50,000 ही जमा करवाए थे। डॉक्टर सुधीर उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ, इसके बारे में आपको रिसेप्शन से पता चल जाएगा। हो सकता है कोई आपकी मदद करना चाहता हो और उसने ये सब किया हो। जानवी उनसे दादी की सेहत की बाकी जानकारी लेती हैं और रिसेप्शन की ओर चल देती है। वहां जाते हुए वो खुद से कहती है, किसने जमा करवाए? कहीं मामा जी ने तो नहीं? वो अभी आए हुए थे यहाँ, पक्का उन्होंने ही करवाए होंगे। पहले मैं रिसेप्शन पर जाती हूँ और सही से पता कर लेती हूँ। जानवी मुस्कुराते हुए रिसेप्शन की ओर चली जाती है, क्योंकि उसकी सारी चिंता अब दूर हो चुकी थी। रिसेप्शन पर पहुंचते ही जानवी वहां खड़ी लड़की से कहती है, क्या आप मुझे बता सकती हो कि संयता मल्होत्रा जी के हॉस्पिटल के बिल किसने पे किए हैं? वो लड़की जानवी से संयता जी का रिश्ता पूछती है और फिर उसे बताती है कि उनके सारे बिल आज ही पे हुए हैं और जिन्होंने पे किए हैं उनका नाम है साहित्य ओबराय। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।